हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोर स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू सेट 6 करेंगे। इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसका आंसर आपको लाइव चैट में देना होता है। और अभी तक यदि आपने मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू। The landscape produced by a single dominant geomorphic process are called as एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाता है। और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, सिंपल लैंडस्केप यानी सरल भूदृश्य। और इसको देख लेते हैं डिटेल। देखिए, हार्वर्ड ने जो है 1952 में जो लैंडस्केप है उनको 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सिंपल, कंपाउंड, मोनोसाइकिल, मल्टीसाइकिल एंड एक्सियूम्ड। सिंपल जो लैंडस्केप होता है वो होते हैं जो सिंगल डोमिनेंट ज्योमेट्रिक प्रोसेस से बने होते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं वन मोर देन वन ज्योमेट्रिक प्रोसेस से जो लैंडस्केप बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड लैंडस्केप कहते हैं। फिर मोनोसाइकिल जो होता है वो लैंडस्केप होते हैं जो वन साइकिल ऑफ इरोजन से लैंडस्केप फीचर बनता है, उसे हम मोनोसाइकिल लैंडस्केप कहते हैं। फिर आता है मल्टी साइकिल, यानी इसमें आपकी जो लैंडस्केप है वो मोर देन वन साइकिल ऑफ इरोजन से बना होता है। फिर और जो एज्यूम्ड लैंडस्केप फीचर होता है वो सम पास्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम में बना होता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। Flat-topped sand ridges and long dimension extending parallel to the prevailing winds but looking the collapsing fronts are known as दीर्घ आकारी सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, वेलबैक्स। वो क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे सैंड ड्यून्स बनते हैं और जब ये जो सैंड ड्यून्स हैं आगे की ओर माइग्रेट करते चले जाते हैं, जो इनका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं एक कतार में, इनको क्या कहते हैं हम? वेल बैक्स कहते हैं। आई होप आप समझ गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। The river valleys whose courses are controlled by factors which are not determinable are termed as ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों को नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता को कहते हैं। चलिए आंसर दीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंसिक्वेंट होगा, अक्रमवर्ती यानी सी। एक होता है सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न और दूसरा होता है इंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। सीक्वेंट यानी क्रमवर्ती और इंसिक्वेंट होता है अक्रमवर्ती। तो और जो हमारा क्रमवर्ती है उसमें हमारे देखिए टाइप्स हैं। इंसिक्वेंट के भी 2 टाइप होते हैं और सीक्वेंट में देखिए हमारे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम वो होती है। देखिए मान लीजिए ये रिवर फ्लो हो रही है, ये इसका स्लोप है। जो अपने स्लोप के फॉलो करें या उसका अनुसरण करें, यानी ये हाइट है, इससे डाउन जो जा रही है ये रिवर इसको फॉलो कर रही है, इसे हम कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। फिर सब्सिक्वेंट जो होती है वो कॉन्सिक्वेंट के 90 डिग्री पे आके यानी राइट एंगल पे आके जो मिलती है उसे हम सब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। अब जो सब्सिक्वेंट से जो आके मिलती है रिवर 90 डिग्री पे उसे हम ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। ऑब्सिक्वेंट जो होती है वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के पैरेलल चलती है। ये हमारे सीक्वेंट स्ट्रीम के यानी सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इनसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है? मान लीजिए ये रिवर हमारी फ्लो कर रही है, अब यहाँ पे कोई लैंडफॉर्म फीचर है वो इमर्ज हो जाता है यहाँ पे। अब क्या करेगी? मान लीजिए माउंटेन इमर्ज हो गया है यहाँ पे। अगर मान लीजिए रिवर का जो स्पीड है वो स्लो है तो क्या करेगी? इस चट्टान को ना काटते हुए जो रिवर है अपना जो रास्ता है उसे चेंज कर लेगी। वो इधर से चली जाएगी या इधर से चली जाएगी।
और मान लीजिए यदि ये रिवर की जो स्पीड है वो तेज है, वो क्या करेगी, इस चट्टान को या इस माउंटेन को जो है काट देगी और अपना नया रास्ता बना लेगी। ठीक है ना, ये नदी घाटियों को जो है फॉलो करती है इस तरह से। और एक देखिए इस तरह से इसको काटते हुए अपना जो रास्ता है इनसिक्योर रिवर बना लेगी। यहाँ पे आपको देखिए पुस्तक दिए हैं और किस लेखक ने जो वो बुक है वो लिखी है वो आपको मैच करना है और आपका टाइम होता है शुरू। चलिए आंसर दीजिए। चलिए अब करेक्ट आंसर को मिलाएंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ जिमोर्फोलॉजी ये किस ने लिखी है, ये W.D. थॉर्नबरी ने लिखी है। फिर है द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये किसने लिखी है, R.J. स्मॉल ने। फिर अनस्टेबल अर्थ, J.A. स्टीयर्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये किसने लिखी है, L.C. किंग ने लिखी है। तो ए का सेकंड एक में ही दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वाज propounded बाय, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। ओके इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी सही होगा, पैंक ने जो है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल दिया था। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं। देखिए स्लोप डेवलपमेंट के कुछ मॉडल हैं जिनसे आपसे हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसमें देखिए याद रखिएगा रिट्रीट मॉडल जो है एल्सी किंग का है और डिक्लाइन जो मॉडल है डेविस का है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था रिप्लेसमेंट मॉडल, ये जो दिया था पैंक ने दिया था। और इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो स्लोप है वो डिक्लाइन नहीं होता है, रिप्लेस होता है। यानी पहले जो है ये कॉन्वेक्स शेप होती है, ठीक है, फिर इसका जो है ये रिप्लेसमेंट हो जाता है। यानी जो ये स्लोप यहाँ पर था इसका जो जब इरोजन होएगा यहाँ से स्लोप का, ये अब जो है ये नीचे की ओर मूव करते हुए स्टीप स्लोप से ये जेंटल स्लोप की ओर चला जाएगा। यहाँ पे इसका यानी ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल कहेंगे, रिप्लेस बाय जेंटल स्लोप। यहाँ पे कोई भी इरोजनल एक्टिविटी होगी जो ये कॉन्वेक्स शेप है इसका इरोजन हो जाएगा और ये जो स्लोप है आपका यहाँ से, इसे ही हम क्या कहेंगे, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल कहेंगे जो पैंक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Who among the following observed that summer heating of Tibetan plateau was the most important factor in the monsoonal circulation over India? निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया था कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मॉनसूनी परिचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी होगा, हैली। वो कैसे देख लेते हैं। इसमें इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल थ्योरी भी कहते हैं या फिर हम इसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंडियन मॉनसून भी कह सकते हैं, जिसे किसने दिया था, एडमंड हैली ने दिया था इन 1686। ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या कहा था कि जब समर होता है तो उसमें जो आपकी सन रेज है वो लैंड मास जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं। इससे क्या होता है, जो आपका लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाता है एज कंपेयर टू दी ओशन, और जो आपके जो लैंड मास पे जो है लो प्रेशर बन जाता है और ओशन पे हाई प्रेशर। और विंड किस तरह से मूव करने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगती है। ठीक है, ये आपके थर्मल कॉन्सेप्ट में कहा था। और विंटर में इसके अपोजिट होता है। आई होप आप समझ गए हो, इसे हम थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ई पोलर और माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन।
और आपका टाइम होता है यहीं पे खत्म। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आपकी ई जो टाइप क्लाइमेट है कोपेन का वो पाया जाता है। ई जो टाइप क्लाइमेट होता है उसमें आपके जो वार्मेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई टाइप जो ध्रुवीय या पोलर टाइप क्लाइमेट हम कहते हैं, और ईटी जो है आपका टुंड्रा होता है। और यदि आप कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको जो पूरी वीडियो है डिटेल में मिल जाएगी। देखिए ये है पूरा चार्ट, यहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ये एरियाज इंडिया के बेस पे है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबको याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट विंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है पवन को प्रभावित करने वाला नहीं है? और इसका जो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है चुंबक यानी मैग्नेटिज्म। वो कैसे? देखिए प्रेशर ग्रेडियंट्स में क्या होता है, जो आपके जो प्रेशर में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है 2 पॉइंट्स पे, वो हमें प्रेशर ग्रेडियंट से पता चलता है। और फ्रिक्शन में कैसे? मान लीजिए ये यहाँ पे ये जो लैंड है, यहाँ पे कहीं माउंटेन है, कहीं पे बिल्डिंग है, तो विंड यहाँ पे देखिए चल रही है, हवा चल रही है, तो इसे क्या होगा? फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। लैंड सरफेस है, फ्लैट होगा, वहां पे जो फ्रिक्शन है विंड के लिए 0 होगा। ऐसे ही कोरियोलिस फोर्स आप सभी जानते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? जो विंड की जो डायरेक्शन है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो चेंज हो जाती है। आप सभी जानते हैं कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। आपके नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो अपनी मेन डायरेक्शन से राइट की ओर मुड़ जाती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? विंड अपनी मेन डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर मूव कर जाती हैं। ये आपके कोरियोलिस फोर्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द लोकेशन लिस्टेड बिलो शुड हैव हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर रेंज? उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए। चलिए बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर वो डी होगा, मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल सेंटर। ये जो रीजन है आपका टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। देखिए, और एनुअल टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या है? जो आपके वार्मेस्ट मंथ है ईयरली, और जो आपका कोल्डेस्ट मंथ है उसका जो डिफरेंस होगा, सबसे गर्म महीना और जो सबसे ठंडा महीना होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा एनुअली, उसे हम क्या कहेंगे? एनुअल टेम्परेचर रेंज कहेंगे। और जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल सेंटर, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि आपके टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली टू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट? यहाँ पे बताना है हमें ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण। ओके, आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या है? सी है, सब्लिमेशन या उर्ध्वपातीकरण। और इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप कपूर को जलाते हैं तो वो क्या होता है? डायरेक्ट लिक्विड में ना बदले क्या? और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कपूर। कपूर क्या होता है? आप उसको जलाएंगे तो वो क्या होगा? डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्टली क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और यहीं पे हमारे आज के 10 MCQ खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे एक बेल आइकन दिया है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपके जाके ज्वाइन कर सकते हैं।